Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. Today we are reading chapter 4, materials, metals and non-metals. पदार्थ, धातु और अधातु. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं. Some materials have been given in table 4.1. कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं. Can you name the materials which are metals? क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness are physical properties. धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है. चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं. 4.1 Physical properties of metals and non-metals. धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? Let us find. आइए हम जानते हैं. Activity 4.1. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए. लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. जोर से पीटने का प्रयास कीजिए. एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए. इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए. Record your observations in table 4.2. अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड कीजिए. You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया. यदि इन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है. यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है. Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं. क्यों? क्योंकि धातु
ऊष्मा की सुचालक होती है तो वह गर्म हो जाती है, और प्लास्टिक या लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती हैं तो ये गर्म नहीं होती हैं। इस कारण हम प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं। एक्टिविटी 4.2 Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. याद कीजिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। You might have performed the activity with various objects in class 6. आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक हैं, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। Oh, the meaning of recalling our experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6. अपने अनुभव याद करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। Where do you find the use of aluminium and copper wires? आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि कोयले की तारें बनती ही नहीं हैं। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। Have you seen wooden bells in temples? Can you give reason? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? The things made of metals produce ringing sound when struck hard. धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जो डिब्बा ध्वनि उत्पन्न करेगा वह डिब्बा धातु का है। लकड़ी का डिब्बा धातु जितनी ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। The materials which generally possess these properties are called metals. पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम इत्यादि। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। These materials are called non-metals. ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद हैं। These are exceptions, अर्थात ये अपवाद हैं। 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यू आर फैमिलियर विद द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपको लिखना है इसमें। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को यदि हम ऐड करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, ये भी आपको यहाँ लिखना है। आइए अब हम करते हैं एक्टिविटी 4.3। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कीजिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से कीजिए, जैसा कि हमें फिगर 4.3 में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं? इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels. क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। इसकी अभिक्रिया नीचे दी गई है। देखिए, 2Cu मीन्स कॉपर के 2 अणु लिए हैं, प्लस H2O जल का 1 अणु लिया गया है
प्लस CO2 प्लस O2, इन सब को जब मिलाया जाता है नम वायु में, मीन्स मॉइस्ट एयर में, तो क्या मिलता है? CuOH2 मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 मीन्स कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों हमको मिलते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रेवन। अब मैग्नीशियम रेवन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। The S obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic/basic nature. मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? You must have observed that the red litmus turns blue. आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O को हम मिलाते हैं तो हमें सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 प्राप्त हो जाती है। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बी रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। You have observed that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। Such non-metals are stored in water. इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। C. Reactions with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acids. आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ
प्रकार व्यवहार करते हैं। देखिए, धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। डी रिएक्शंस विद बेसिस, क्षारों से अभिक्रियाएं। एक्टिविटी 4.7 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें। प्रिपेयर a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट, इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से प्रेक्षण लीजिए। What does the pop sound indicate? पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रियाएं। Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। एक्टिविटी 4.8 टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D और E चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6 ए में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। देखिए जो 4.6 डायग्राम ए दिखाया गया है वो हमारा ये है जो ऊपर की साइड दिया गया है। देखिए बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक का टुकड़ा Zn लेना है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 और लोहे की कील Fe लेना है। बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की छीलन मीन्स कॉपर लेना है। बीकर डी आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छीलन Cu। बीकर ई
जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस लोहे की कील Fe। हमने इन सामग्रियों को 5 बीकर में ले लिया है। अब कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने देते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस another metal from its compound in aqueous solution। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंधे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये ब्लू होता है प्लस जिंक Zn। इनको मिलाने पर हमें क्या मिलता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कलरलेस होता है प्लस कॉपर जो कि रेड होता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर्स A and B बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर्स C, D and E। मैंने बीकर A और B में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर C, D और E में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E। बीकर C में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। बट व्हाई, लेकिन क्यों। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक क्रियाशील है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। 4.3 यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
धातुओं और अधातुओं के उपयोग। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। We are sure that you will guess them right. हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। Non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नाइट्रोजन। Non-metal used in water purification process. अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। Non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। I heard that magnesium is found in plants. In what form is it found in them? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? Doctor reported iron deficiency in my body. Where is iron in my body? डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? In class 7th, you have learned that in a chemical reaction, new substances are formed. आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating, or by electrolysis, it is called element. अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur. जैसे द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। Although we have an infinite variety of substances in the universe, the number of elements forming these substances is limited. यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों को संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से
पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। अधिकांश तत्व धातुएं हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स। 20 से भी कम अधातुएं हैं। अ फ्यू आर मेटेलॉइड्स विच possesses characters of both metals and non-metals. शेष तत्व या तो अधातु हैं या उपधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। In this way, our chapter is completed. Thank you.